नमस्ते। आइए आज सुनते हैं पद्म भूषण से विभूषित अमेरिकी प्रवासी हिंदी साहित्य लेखिका उषा प्रियमवदा जी की कहानी मोहबंद। ऊपर कमरे में अंधेरा सा हो गया। अचला नीचे चली आई। नीलू के कमरे का दरवाज़ा बंद था, पर नीचे दरार से प्रकाश बाहर आ रहा था। गैलरी में बिछी मैटिंग से उसके पैरों की आहट दब गई। जब वह बाहर आई तो देखा कि आग के पास आराम कुर्सी पर अधलेटा सा तिपाई पर फैलाकर पैर रखे हुए राजन सो रहा है। पास की कुर्सी पर नीलू की पश्मीने की शॉल लापरवाही से पड़ी हुई थी। उसे हटाते हुए अचला धीरे से बैठ गई। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उस पर थोड़ी टिका ली और सामने की दीवार देखने लगी। यह रंग की दीवार पर बड़ा सा चाइनीज चित्र था। कुछ देर उसे देखा। नीली झील के ऊपर झुके हुए पेड़, कहीं हल्का नीला, कहीं सफ़ेद आकाश। सोते हुए राजन को देख अचला को अचानक नीलू के पत्र की कुछ पंक्तियां याद आ गई। तब नीलू अपना हनीमून मना रही थी और उसने अचला को लिखा था, मैं बनती नहीं। अब तक मेरे जीवन में अनेक व्यक्ति आए और उनमें से कुछ के लिए मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया ही, पर राजन के लिए मेरे दिल में जो कुछ है वह उन भावनाओं से बहुत भिन्न और बहुत व्यापक और गहरा है। मैं उसकी गहराई से स्वयं ही डर जाती हूँ। राजन के सामीप्य के बाद मेरे मन में कुछ कचोटने लगता है कि काश मैं अछूती और बेदाग इन बाहों में आती। उन सुंदर और असुंदर चेहरों के प्रेत मुझे घेरा न करते। मैं सच कहती हूँ अचला, अगर कोई दिन ऐसा आया जबकि मैंने राजन की आंखों में अपने लिए प्यार न पाया, उस दिन मैं मर जाऊंगी। अचला ने यह पत्र इतनी बार पढ़ा कि उसे अक्षर अक्षर याद हो गया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर हवा में उड़ा देने पर भी उसे लगता रहा कि जैसे ये अक्षर उसके दिल पर लकीरों की तरह अमिट हो गए हैं। कोयलों पर राख की परतें जमती जा रही थीं। कभी हवा चलती और पेड़ झुक झुक कर एक दूसरे को छूने लगते। राजन सो रहा था। उसके मुंह पर एक शिशु की तरह सारल्य था। दौड़ते हुए दो नंगे पैरों की आहट और फिर अंदर हॉल में नारंगी की आवाज़, गाड़ी आ गई है मेम साहब। और दूर से नीलू का स्वर, अच्छा। कुछ देर में नीलू अंदर आई। अचला को देख हल्का सा मुस्कुराई। नीलू के अंदर आते ही राजन ने आंखें खोल दी और उठकर बैठते हुए पूछा, कहीं जा रही हो? नीलू के सेंट की सुवास से कमरा भर उठा। तुम्हें बताया तो था डार्लिंग, आज मीनू देसाई के घर डिनर है। क्लब के वार्षिकोत्सव के लिए प्रोग्राम तय करना है। बताया होगा, याद नहीं, पर जाना क्या ज़रूरी है? अचला, जब से आई है तुम रोज़ कहीं न कहीं गायब रहती हो। राजन के स्वर में तल्खी थी। अचला कोई गैर थोड़े ही है। तुम्हें एतराज़ है डियर? उसने अचला की ओर देखा। सदा की तरह नीलू छोटी बच्ची थी जिसे कोई कुछ देना अस्वीकार नहीं कर सकता। नहीं नीलू, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो। मोर पंखी नीले रंग की सिल्क की साड़ी के चौड़े जरी बॉर्डर को गोरी उंगलियों से ठीक करती नीलू ने राजन को मनाते हुए कहा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। तुम अचला का ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। पर राजन ने मुंह फेर लिया और नीचे गिरी हुई पत्रिका उठाकर देखने लगा। नीलू एक पल ठिठकी, फिर कमरे से निकल आई। अचला उसके साथ आई। नीलू ने विचारपूर्ण मुद्रा से कहा, राजन को न जाने क्या हो गया है, यूं ही नाराज होते रहते हैं। कितने दिन पहले से कह रखा था कि आज मुझे जाना है, अपना कुछ प्रोग्राम बना लेते। हफ्तों से क्लब नहीं गए हैं। जब से तुम आई हो कभी उन्हें कहीं जाते देखा है? फिर प्यार से बोली, तुम्हारा सिर दर्द अब कैसा है? अपने को ज्यादा मत थकाना। अचला उसके कानों में पड़ी हुई लंबी लंबी मोती की लड़ियों को देख रही थी। उसकी कल्पना 2 कदम आगे बढ़ गई।
मिस्टर देसाई की आंखों की हसरत, मीनू देसाई की आंखों में ईर्ष्या। जो उसे नहीं जानते थे वे आपस में कानाफूसी करते थे। वह कौन है? वह सुंदर युवती, वह मिसेज राजन है। राजन एक लखपति मिल मालिक का लड़का है। वह किसी महारानी की तरह लगती है। होठों की लालिमा, मोतियों की आब, दक्षिणी सिल्क की साड़ी से झलकती शरीर की कमनीय रेखाएं। कार चली गई। जाने के बाद भी अचला बाहर ही खड़ी रही। हवा में ठंडक थी, तारों में चमक। उसकी सांसों में नीलू की सुगंध थी और उसका दिल बुझा हुआ। न कामना, न ईर्ष्या, न दर्द। लॉन के कोने में यूकेलिप्टिस के दो बड़े बड़े पेड़ अंधेरे में सिर ऊंचा किए खड़े थे और दिन में लाल दिखने वाले गुलाब काले पड़ गए थे। अचला का सिर फिर दुखने लगा और वह अंदर वापस आ गई। खुले में बिना ओढ़े खड़े खड़े उसके हाथ ठंडे हो गए थे। झुककर वह कोयलों के पास बैठ गई। राजन कमरे में नहीं था। वह कब आया अचला ने नहीं जाना। उसे तो राजन की उपस्थिति का पता तब चला जब उसने नीलू की शॉल अचला के कंधे पर डाल दी। पश्मीने का नर्म स्पर्श और गर्मी। वह चौंक पड़ी, पर जब राजन ने उसका चेहरा देखा तो पूछा, क्या बात है? सिर दर्द अभी भी हो रहा है? अचला ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अपने कमरे में आराम करो, मैं नारंगी को भेजता हूँ, सिर दबा देगी। अचला शॉल उतार कर रखने लगी। राजन ने कहा, ओढ़े रहो, ऊपर जाकर भेज देना। नारंगी नीलू की आया की लड़की थी। अचला का सिर दबाते दबाते वह बातें करती रही और अचला आंख बंद किए हूं हां करती रही। उसे रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि इतने बड़े डाइनिंग रूम में राजन अकेले ही खाना खा रहा होगा। अचला को लगता है कि जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और एक दिन मौत भी द्वार पर आ खड़ी होगी। उस अंतिम क्षण अपनी जिंदगी पर दृष्टि डालकर उसे लगेगा कि वह जैसे रोती रोती आई थी वैसे ही जा रही है। सूखे फूलों से, पुराने प्रेम पत्रों के पीले पड़े कागज से कुछ स्मृतियां लिए हुए चली जाएगी। अचला को देखते देखते ही सुजाता की शादी हुई, 2 बच्चे हुए और वह अचला से कहती रहती है, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत मूल्यवान है। भविष्य की ओर देखो। नारी की सृष्टि इसलिए नहीं हुई कि वह पुरुषों की समानता कर लड़कियों को अर्थशास्त्र पढ़ाते पढ़ाते काट दी जाए। सुजाता ने अचला के लिए एक सुयोग्य पात्र भी ढूंढ रखा था, पर अचला को लगता है कि उसके दिल में जो कुछ भी था चुक गया है। अब वह कुछ महसूस नहीं कर पाती। सांसें आती हैं, दिल धड़कता है, जिंदगी समाप्त हो गई है। नीचे पोर्च में कार रुकने की आवाज आई। नीलू अब डिनर से लौटी थी। अचला ने अंधेरे में चमकती घड़ी की सुइयों को देखा। 1 बजा था। उसके कमरे के आगे से 2 जोड़ी पैर गुजर गए। नाराज होने के बावजूद भी शायद राजन अभी तक नीचे बैठी नीलू का इंतजार कर रहा था। अचला का मन छटपटाने लगा। किसी को इतना अनुराग, सुख और मान, किसी के भाग्य में कुछ नहीं। रूप जीत जाए, प्यार हार जाए। उसने कंबल खींचकर अपना शरीर ढक लिया। सोने की चूड़ियों के बीच पड़ी 2 कांच की चूड़ियां खन्न से बोली और बहुत दिनों पहले का एक सपना, एक याद दबे पांव उसकी आंखों के आगे आकर खड़ी हो गई। अचला को लगा कि नीलू उसके पास ही पलंग पर लेटी है। कमरे में अंधेरा है, दोनों जाग रही हैं, पर दोनों मौन हैं। कमरे की खिड़की से बाहर इमली का पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे धीरे धीरे थका चांद अकेला आकाश का रास्ता पार कर रहा है। अचला ने मुंह में आंचल दबा रखा है। नीरव अश्रु उसकी कनपटियों से होकर तकिए पर गिर रहे हैं। निशब्द क्रंदन से उसका शरीर कांप रहा है। नीलू ने कुछ देर बाहर से आकर कपड़े बदले हैं। पन्ने के रंग की हरी साड़ी का पल्ला अब भी कभी कभी हिल उठता है और नीलू के तकिए के नीचे एक पत्र है। मुझे इस बात की खुशी है
कि मुझे प्यार भी मिला तो तुम्हारी सी सुंदर लड़की का। लिपि देवेंद्र की है, पत्र नीलू के लिए। अचला मौन रो रही है, नीलू चुप है। रोज की तरह उसने लौटकर अचला से शाम की अपने साथी की बातें नहीं की हैं, पर अचला को मालूम था कि वह देवेंद्र के साथ बाहर गई थी। देवेंद्र ने सहसा अचला की भां कसकर पकड़ ली और कहा, वह कौन है अचला? उधर देखो, तुम्हें वेव कर रही हैं। अचला ने हाथ हिलाकर उत्तर में वेव करते हुए मुस्कुराकर कहा, नीलू मेरे ही कमरे में रहती हैं। शहर में कुछ इंग्लिश एक्टर्स आए थे और वह उस रात शेक्सपियर का एक नाटक कर रहे थे। सदा की तरह अचला देवेंद्र के साथ आई थी और नीलू अपने मित्र कुंवर इंद्रजीत के साथ बिल्कुल आगे रिजर्व सीट्स में बैठी थी। तो यह है तुम्हारी नीलू। देवेंद्र ने प्रोग्राम से दृष्टि हटाकर एक बार फिर नीलू की ओर देखा। कटे हुए बालों के फैशन के बावजूद भी नीलू के बाल लंबे थे और इस समय उसने जूड़े में चांदी का बड़ा सा आभूषण लगा रखा था जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे थे। वह शॉकिंग पिंक रंग की साड़ी पर काली शॉल ओढ़े थी। इंटरवल में अचला ने देवेंद्र का परिचय उससे कराया। कुंवर इंद्रजीत के पास मर्सिडीज कार थी, पर वह नाटे और भारी शरीर के थे। देवेंद्र लंबा था, दुबला। अब तक वह बराबर यूनिवर्सिटी में प्रथम आता रहा था। उसकी थीसिस की काफ़ी चर्चा हुई थी। अचला को नीलू पर भी गर्व था, देवेंद्र पर भी। इंटरवल खत्म होने के बाद जब लौटने लगे तो देवेंद्र ने कहा, अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। नीलू मुस्कुराई, हाँ क्यों नहीं। अचला आपका जिक्र तो हर दफ़ा करती थी। अगर आज यहाँ न मिलते तो शायद शादी में ही मिलते। किसकी शादी डियर? कुंवर इंद्रजीत पूछ बैठे। अचला की। नीलू अचला की ओर देखकर शरारत से हंसी। बड़ी खराब है नीलू। वापस अपनी सीट पर बैठकर अचला ने देवेंद्र से कहा। पर देवेंद्र ने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा नीलू? अभी तो कुछ भी निश्चय नहीं है। नीलू अपने मुंह पर कोल्ड क्रीम लगाते हुए बोली, बनो मत। जब से देवेंद्र की यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हो गई है, हवा में उड़ती रहती हो। मुझे बहुत अच्छे लगे तुम्हारे देवेंद्र। तुम बहुत सुखी रहोगी। सच नीलू, मुझे विश्वास नहीं होता। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पगली, साल भर से रोज हाजिरी देते हैं, घंटों बातें करते हैं, तो क्या यह सब केवल बौद्धिक मैत्री है? नीलू ने अचला के दिल के कोनों में दुबकी विभिन्न आशंकाओं को सुनने से इनकार कर दिया। पर अचला सोचती रही। विवाह में तो कोई बाधा नहीं थी। उसके अपने एक वृद्ध पिता थे। देवेंद्र भी घर में सबका लाडला था। ऊपर से कुछ भी कहे, मगर अचला ने मन ही मन देवेंद्र का घर सजाने की योजनाएं बना ली थीं। आगे जो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ जमीन पड़ी थी, उसमें बाग लगाने का मन था। नील कांटे की बाड़, एक गोल घेरे में गुलाब, सामने की दीवार पर चढ़ती हुई कुबेराक्षी की लतर और फाटक के इधर उधर इंद्र बेला के गुंबज। बेले के कुछ पेड़ जिसके फूल वेणी में लगाए जा सकें। उसने यह भी निश्चय कर लिया था कि अगर इन्हीं गर्मियों में देवेंद्र विवाह करने को कहेगा तो वह फिर आगे फाइनल नहीं करेगी, और वह जानती थी कि वह देवेंद्र के साथ बहुत सुखी रहेगी। साल भर पहले जब से लाइब्रेरी में देवेंद्र से उसका परिचय हुआ था, करीब करीब हर शाम देवेंद्र ने उसके साथ ही बिताई थी। अगर कभी आ न सका तो फोन अवश्य किया। कहीं शहर से बाहर गया तो उसे बराबर पत्र लिखता रहा। चाहे वह देवेंद्र के साथ किसी शानदार रेस्टोरेंट में हो या शाम के धुंधलके में यूनिवर्सिटी के पास निर्जन सड़कों पर टहलती हो, अचला की आंखें एक अलौकिक आंतरिक उल्लास से दीप्त रहती थीं। उसे लगता कि नैकट्य के इन क्षणों में उन पर इंद्रधनुष के रंग बरसते हैं, तारक धूलि झारती रहती है, और जो कुछ उसने पाया है वह अत्यंत सुकुमार और स्पृहणीय है। इसी तरह एक बार सिनेमा से लौटते हुए अचला ने कहा, अगले हफ्ते एक बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है। उपन्यास मैंने पढ़ रखा है, चलेंगे ना? कुछ क्षण चुप रहकर देवेंद्र ने कहा, मुझे इधर बहुत काम है अचला। शायद अब मैं काफ़ी दिनों तक बाहर ना आ जा सकूं।
और तुम्हें भी तो पढ़ना होगा। अचला का रंग एकदम फीका पड़ गया और उसने हल्की सी मुस्कान से कहा, मैं महसूस करता हूँ कि मैंने तुम्हारे मूल्यवान समय का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम अपनी प्रथम श्रेणी खो दो। अभी कुछ महीने हैं, कसकर पढ़ लो। अचला दांतों से होंठ काटती हुई चुप रही। उसे स्वयं याद आ रहा था कि वह पढ़ाई में कितनी पिछड़ गई है। मैं तुमसे मिलता रहूंगा, मगर रोज नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे अचला, देवेंद्र ने धीरे से कहा। अचला अपने आंसुओं से लड़ रही थी। न जाने क्यों उसके आगे सहसा अंधकार सा छा गया। उसने कहना चाहा कि वह प्रथम श्रेणी नहीं चाहती, पर साथ ही उसे यह भी लग आया कि देवेंद्र यह नहीं समझेगा। पर उसके बाद उसने किताबों की गर्द झाड़ी, पढ़ने का टाइम टेबल बनाया और अर्थशास्त्र की मोटी नीरस किताबों में अपने को डुबाना चाहा। पर अक्सर उसका ध्यान भटक जाता और उन्मन हो पेंसिल दांत से चबाती हुई वह बाहर देखने लगती। उसे शाम को भी पढ़ते देख नीलू ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। इस पर कभी कभी उसे आश्चर्य होता। नीलू हमेशा की तरह शाम को तैयार होकर बाहर जाती, पर कुंवर इंद्रजीत की कार कम ही दिखाई देती। पत्ते झरते रहे, सूनी उदास हवा निर्जन सड़कों पर भटकती रही। अचला का मुख पीला होता गया। उसका जीवन एक लंबी प्रतीक्षा बन गया था, उस पदचाप के लिए जो सुनाई नहीं पड़ी, पत्र जो नहीं आया, फोन जिसकी घंटी कभी उसके लिए नहीं बजी। और एक दिन पास के कमरे की सुजाता उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, आज देवेंद्र का फोन आया था। चौंक कर अचला ने कहा, कब? मुझे क्यों नहीं बताया? वो फोन नीलू के लिए था। अचला अविश्वास से सुजाता की ओर देखती रह गई और फिर बोली, क्या तुम्हें पक्का मालूम है? सुजाता ने उसका चेहरा देखकर आंखें झुका ली और फिर कहा, नहीं, किसी और का होगा। मैंने फोन उठाया तो मुझे पहचानी सी आवाज लगी, तो मैंने सोचा, मगर देवेंद्र क्यों नीलू को फोन करेंगे? यही तो मैं भी सोच रही थी। उस रात नीलू लौटी तो अचला ने कहा, नीलू, तुम्हें देवेंद्र ने फोन किया था? जूड़े से कांटे निकालते हुए नीलू के हाथ स्थिर हो गए। क्यों? यूं ही पूछा मैंने। नहीं तो? नीलू ने अचला की ओर देखा नहीं। सुजाता को भ्रम हुआ होगा। मैं सारी शाम इसी उलझन में पड़ी रही। तुम कहाँ थी? कहीं नहीं, जरा सा इधर उधर। नीलू तौलिया लेकर बाहर चली गई और जब बहुत देर में आई तो अचला सो चुकी थी। कुछ दिन बाद अचला को कुछ डाक टिकटों की जरूरत पड़ी तो नीलू की अलमारी खोलकर उसने हमेशा की तरह टिकट ले लिए। जब लेटर पैड रख रही थी तब एक लिफाफा उसके पैरों के पास आ गिरा। झुक कर उठाते हुए उसने देवेंद्र की लिपि पहचान ली। बिना कुछ सोचे हुए वह पढ़ने लगी। पहले उसे अपने पर विश्वास न हुआ और जब विश्वास हुआ तो कितनी ही छोटी छोटी बातें जो उसे परेशान करती रही थी एकाएक स्पष्ट हो गई। नीलू, सुजाता, देवेंद्र, और मुझे प्यार भी मिला तो तुम्हारी सुंदर सी सुंदर लड़की का, देवेंद्र ने लिखा था। हॉस्टल के पीछे बांसों के पेड़ थे, उन्हीं की पीली चुभीली पत्तियों पर अचला जाकर औंधी पड़ गई। हवा में बांस सरसराते रहे। एक अज्ञात पक्षी रह रह कर बोल पड़ता, पर उसके उत्तर में कोई और आवाज नहीं आती। अचला को सुजाता जबरदस्ती बाजार ले गई थी। लौटकर वह थकी हुई कमरे के आगे की सीढ़ियों पर खंबे की आड़ में बैठ गई थी। तभी कमरे का पर्दा हिला और देवेंद्र तेजी से बाहर आया। उसका मुख देखकर अचला का दर्द फिर हरा हो आया। हल्का सा अंधेरा था, मगर फिर भी उसे लगा कि देवेंद्र की आंखों में आंसू हैं। आंधी की तरह जब देवेंद्र सीधा देखता हुआ उसके पास से गुजरा तो अचला के कंठ से रुंधी हुई पुकार निकली, देवेन। और उसने उठना चाहा, पर सुजाता ने कसकर उसकी भां पकड़ ली और जब तक अचला ने अपने को छुड़ा पाया तब तक देवेंद्र गेट से बाहर जा चुका था। अचला की गोद में रखा और उठने से गिर गया ओवल्टीन का डिब्बा हर सीढ़ी से टकराकर ठक ठक करता हुआ नीचे आ गिरा। अचला की चीख निकलने से पहले ही सुजाता ने मुंह पर हाथ रख दिया
और उसे अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। उस दिन के बाद अचला ने देवेंद्र को फिर नहीं देखा। डॉक्टर ने राय दी कि अचला को घर चले जाना चाहिए क्योंकि वह नर्वस ब्रेकडाउन की सीमा पर थी। जिस सुबह वह जा रही थी उससे एक रात पहले नीलू सुजाता के कमरे में अचला के पास झिझकती हुई आई थी। बिना कुछ कहे उसने अचला के पलंग की पट्टी पर सिर रख लिया और बच्चों की तरह रोने लगी। मेरा कुछ दोष नहीं था अचला, मेरी बात पर विश्वास करो, टूटे शब्दों में वह कह पाई। अचला के जाने के बाद भी नीलू उसे पत्र लिखती रही। आगे उसने नहीं पढ़ा और अपने माता पिता के साथ वह विदेश भ्रमण को चली गई। अचला ने उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके पिता बहुत चाहते रहे कि उसका विवाह कर दें, पर अचला नहीं मानी। अब 6-7 साल बाद उसका अपना छोटा सा घर था। गुलाब भी थे और नील कांटा भी, पर बेले के फूल वेणी में नहीं लगाए जाते थे, खिलते थे और झड़ जाते थे। अगली सुबह जब राजन नाश्ते के लिए नीचे आया तो नीलू नाश्ता खत्म कर कॉफी पी रही थी। उसने सफेद रंग की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी और गहरे नीले रंग का शॉल ओढ़ा हुआ था। वह सुबह के फूलों सी ताजी लग रही थी। टोस्ट पर जैम लगाते हुए राजन ने पूछा, आज का क्या प्रोग्राम है? और पहले नीलू फिर अचला की ओर देखा। अचला को मुंह कुम्हलाया हुआ था और उसकी आंखें के नीचे काली परछाइयां थी। आज किशनपुर जाना है, नीलू ने अपराधी जैसी मुद्रा से कहा। ओह, राजन ने कहा। फिर अचला से कहा, देखो ना हमारी नीलू कितनी व्यस्त रहती है। कभी क्लब का डिनर है, कभी कल्याण कार्य के लिए किसी पिछड़े गांव में जाना है, कभी विमेंस लीग की मीटिंग है। अगर नीलू और इनकी तरह अकर्मण्य साथी ने यह सब न करें तो देश का उद्धार कैसे हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजन? मैं एक दायरे में बंधकर नहीं रह सकती, नीलू ने कहा। तुम्हारा घर में रहना बंधन है? राजन ने पूछा। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। नीलू ने राजन की रोष भरी मुद्रा को देखकर कुछ फीकी हंसी हंसते हुए अचला से कहा, यह चाहते हैं कि मैं घर में ही रहूं, कुत्ते पालूं, बाग देखूं और परिचर्चा करूं जैसे कि सब करते हैं। मुझसे नहीं होता, बेहद ऊब जाती हूं। फिर उसकी नजर घड़ी पर गई, उठती हुई बोली, मैंने मिसेज कादिर को 8 बजे उनके घर से लेने को कहा था, 8 तो यहीं बज गए। जाने से पहले उसने अनुनय भरी दृष्टि राजन पर डालकर कहा, कल से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सच। फिर घर में अचला भी तो है, तुम अकेले तो नहीं हो? राजन चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगा। उसने नीलू की बात की उपेक्षा कर दी। एक क्षण खड़े रहने के बाद नीलू चली गई। कार स्टार्ट हुई और चली गई। डाइनिंग रूम में निस्तब्धता रही। फिर राजन ने पूछा, अब सिर दर्द कैसा है? सुबह तो कम रहता है, दोपहर को बढ़ जाता है, अचला ने कहा। फिर मौन। फिर राजन बोला, नीलू इतनी व्यस्त रहने लगी है कि मैं अक्सर बिल्कुल अकेला रह जाता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि घर में मेरी पत्नी भी है। आप भी क्लब चले जाया कीजिए, पिछली रात की बात याद कर अचला ने कहा। जब सोचता हूँ कि लौटकर इसी घर में आना पड़ेगा तो कहीं जाने का मन नहीं होता। फिर कुछ रुक कर राजन ने पूछा, अचला, क्या नीलू को मैंने बहुत स्वतंत्रता दे रखी है? इस प्रश्न पर अचला ने कुछ मुस्कुराकर कहा, नीलू को अगर आप बांध कर रखेंगे तो वह नीलू नहीं रहेगी। नहीं, दोष मेरा ही है। मैंने शुरू से ही उसे बहुत बिगाड़ दिया। जो उसने चाहा दिया, कभी राह में नहीं आया। पर अब सोचता हूँ कि मैंने ठीक नहीं किया। फिर अपने को ही समझाते हुए बोला, मगर नीलू की इच्छाओं की अवज्ञा करता भी तो कैसे? मैं सबल समर्थ होने के मद में रहा और वह अवश्य बनती हुई जो चाहती करती गई। राजन ने अचला की ओर देखा। उसके होंठ विद्रूपमय मुस्कान से कुटिल हो आए। और अब मैं सिर्फ वह व्यक्ति हूँ जो उसे शान शौकत में रख सकता है। मेरा काम तो बस उसके नाम आए लंबे बिल चुकाना है। मैं उसके जीवन में
गौण हो गया हूँ। जहाँ तक नीलू का प्रश्न है, उसके आगे सभी गौण हो जाते हैं, अचला ने कहा। अचला की बात की ध्वनि से राजन चौंका। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर तीक्ष्ण दृष्टि से अचला को देखते हुए उसने कहा, मुझे सब मालूम है और उसके लिए मैं नीलू को दोषी ठहराता हूँ। शायद नीलू का दोष इतना न था जितना अचला नाम लेने से पहले एक पल रुकी कि देवेन का। पर अचला, इस वक्त कह ही दूंगा क्योंकि यह बहुत दिनों से सोचता आया हूँ। वह यह कि तुम क्यों डिकेंस की पात्री मिस हैविशैम की तरह जिंदगी नष्ट कर रही हो। उसी अतीत में रहकर स्मृतियों के घेरे में भटकती हुई देवेंद्र से दुर्बल मनुष्य के लिए इतना सब क्यों? सोच में डूबी हुई अचला ने कहा, क्योंकि दुर्बल तो मैं भी हूं। अपने दर्द से मुझे मोह सा हो गया है। उसकी उंगलियां चम्मच को निरुद्देश्य घुमा फिरा रही थी। यह बेकार बात है, राजन ने बड़ी ही स्पष्टवादिता से कहा। अचला ने चौंकी हुई आंखें उठाई और बहुत धीरे से कहा, और मैं फिर आहत नहीं होना चाहती, मुझे डर लगता है। चौंकने की बारी राजन की थी। डर लगता है? पर सभी पुरुष देवेंद्र नहीं होते। जरा सोचो, जीवन की लहर तुम्हारे पास से टकरा टकरा कर लौटी जा रही है और तुम किनारे खड़ी हो। तुम्हारे साथ समस्या यह है कि तुम सोचती बहुत हो। सोचो मत और सीधे बेझिझक नदी में कूद जाओ। डूबने के लिए? बचने के लिए। जियो तो पूरी तरह जियो, हर क्षण जियो। पर मैं तो निर्जीव हूं, पूरी तरह मृत। चुप राजन अचला की ओर सीधी अविचल दृष्टि से देखने लगा। अचला के हाथ एक असहाय मुद्रा में उठकर गिरे और उसने बहुत विवशता भरे ढंग से कहा, हाँ सच, तुम्हारे लिए देवेंद्र उपयुक्त नहीं था। तुम्हें चाहिए एक ऐसा पुरुष जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारी कमजोरी को अपना बल दे, तुम्हारे शब्दों में तुम्हें प्राण दान दे। जब तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगी तो तुम अपने आप उसे पहचान लोगी। तुम्हारे यह बदलते हुए मूड, सिर दर्द सब यूं चुटकी बजाते हुए गायब हो जाएंगे। अच्छा, हटाओ इन सब बातों को। आज पिकनिक पर चलोगी? पिकनिक पर? चम्मच छोड़ अचकचाकर अचला ने पूछा। हाँ, पिकनिक पर। राजन अचला के अचानक यूं पकड़े जाने पर मुस्कुरा उठा। पिकनिक पर तो मैं बरसों से नहीं गई। तभी तो। अचला कमरे में लौटी। राजन की बातों से उसे सहसा जो धक्का सा लगा था, उससे वह अभी संभल नहीं पा रही थी। राजन को वह कितना सीधा, भिन्न प्रकार का व्यक्ति समझे थी। राजन ने उसे इस तरह देखा परखा है, इस पर उसे आश्चर्य था। उस मुस्कुराते भाई के पीछे इतना समझने वाला व्यक्ति है, उसकी इतनी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि है। उसने नई दृष्टि से, राजन की दृष्टि से अपने को देखा। उसे राजन की स्पष्टवादिता पर थोड़ा सा रोष भी हो आया और उसी मनः स्थिति में उसने कपड़ों की तह में दबी एक चटक रंग की साड़ी निकालकर पहन ली, बालों को बांधा, माथे पर गोल बड़ी सी कुमकुम की बिंदी लगाई। आए कहीं के मिस हैविशैम कहने वाले, जैसे सिर्फ उनकी नीलू खूबसूरत है। अचला एक क्षण रुक गई। कितना अपरिचित सा लग रहा था उसका चेहरा, और उतने ही अचीने थे रोष और राजन को गलत प्रमाणित कर देने के वह भाव। राजन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कार में बैठने से पहले गुलाब की एक कली तोड़कर उसे पकड़ा दी। अचला देर तक उसे सूंघती रही और फिर बालों में लगा ली। न उसने पूछा न राजन ने बताया कि वह कहाँ जा रहे हैं। तीव्र गति से जाती कार में अचला का मन उड़ने लगा। मन हो आया कि कार चलती रहे, बाल उड़ उड़कर माथे पर आते जाएं, हवा गालों गले को गुदगुदाती रहे, साड़ी का आंचल रह रहकर फड़फड़ा जाए। उस क्षण अचला वर्षों की निद्रा के बाद धीरे धीरे जागी। कुहासा भेद कर उसकी आच्छन चेतना लौटी। उसे लगा
कि उसका हर रोम फिर से सांसें लेने लगा है। वह जीवित है। उसने मुड़कर राजन को देखा। पहली बार देखा। एक नए बोध से राजन का गोरा चेहरा, माथे से ऊपर संवारे गए बाल, उसकी घनी भौहें, सामने सड़क को देखती सीधी आंखें, उसकी नाक, उसके होंठ, उसकी थोड़ी में हल्के से गड्ढे का आभास, उसकी कमीज का बढ़िया कलर, उसकी मैरून टाई, स्टेयरिंग व्हील पर रखे हाथ, लंबे गोल नाखून, उंगलियां, बाईं कलाई में घड़ी जिसकी सेकंड की सुई अचला के हृदय की गति के साथ आगे बढ़ रही थी। बहुत बरसों बाद अचला ने किसी पुरुष को इस तरह देखा। इतने गौर से क्या देख रही हो अचला? राजन ने पूछ दिया। अचला हड़बड़ा गई। आपके माथे पर यह दाग कैसा है? बचपन में गिर पड़ा था, बहुत शैतान था मैं, राजन ने बताया। कुतुब मीनार के पास पहुंचकर राजन ने कार रोकी। एक छायादार वृक्ष के नीचे राजन ने सामान उतार कर रख दिया। छोटी सी शतरंजी बिछाकर अचला ने खाने का सामान लगा दिया। कई तरह के सैंडविच, फल, मेवे, थर्मस में गर्म कॉफी। खा पीकर राजन कुछ दूर टहलता हुआ निकल गया और सामान समेटकर एक किनारे रख अचला वहीं लेट गई, वहां का तकिया लगाकर। अध खुली आंखों से नीला आकाश, कुतुब मीनार पर चढ़ते बच्चे देखती रही। पत्तों से छनकर आती धूप उसके शरीर को हल्का हल्का सेंक रही थी। अचला के मन की गांठों का कसाव ढीला होने लगा। उसने मानसिक कपाट बंद कर लिए और उस क्षण कुछ भी न सोचना चाहा कि इसी तरह हरी घास पर लेटी रहे, मन सोए पर इंद्रियां जागे, आंखें देखती रहे आकाश का नीलापन, कुतुब मीनार की ईंटों की लाली, बच्चों का शोर, सड़क से गुजरती भारी बसों की घर घर कानों में पड़ती रहे। हाथ दुखने लगा तो उसने बिना सोचे ही पास में उतार कर रखा राजन का कोट सिर के नीचे लगा लिया। करवट ली तो उसकी सांसों में बरसों बाद पुरुष शरीर की अपनी विशिष्ट गंध भर गई। तंबाकू, पसीने और अनाम हल्की सी सुगंध। सूखी धरती पर पानी की पहली बौछार सी, चिर प्रिय, चिर नूतन। अचला को जैसे किसी भूले गीत की कड़ी याद आ गई। उसके आगे फिर देवेंद्र आ खड़ा हुआ। वह झटके से उठ बैठी। राजन का कोट ठीक से तह किया, बाल ठीक किए और साड़ी की सिलवटें मिटाने लगी। तब तक राजन भी आ गया। उसे तैयार देखकर पूछा, वापस चलें? चलिए। अचला उठ खड़ी हुई। दोनों के मध्य में सुखद मौन था। बिना कहे, बिना जाने दोनों के संबंध में कुछ परिवर्तन आ गया था। न राजन नीलू का पति मात्र रहा था, न अचला नीलू की मित्र। नीलू को बीच से हटा दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे। बदली फिर घिर आई। लगातार कई दिन से रह रहकर ऐसे ही बादल बरसते जा रहे थे। थोड़ी बूंदें पड़ जाती, ठंडक बढ़ जाती। थकी नीलू अपने कमरे में सो रही थी। अचला ने उसकी शॉल उठाकर ओढ़ ली और बाहर चली आई। ठंडी हवा के झोंके से पहले तो उसके रोए खड़े हो गए, पर बाद में उसे वह स्पर्श बहुत प्रीतिकर लग उठा। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। अचला ने मुंह ऊपर किया। बूंदें कभी माथे, कभी आंखों पर आ आकर गिरने लगी। कहीं कुछ शब्द न था, केवल पत्ती की सरसराहट और अचला के अपने दिल की धड़कन। अचला ने कंधों पर शॉल कस ली, पर उसका मन हो रहा था कि यूं ही खड़ी खड़ी भीगती रहे। अचला, पीछे से राजन का कंठ सुन वह चौंकी। क्या कर रही हो अचला? टहल रही हूं। इस पानी में सर्दी लग जाएगी। आप भी तो बूंदों में ही खड़े हैं। मेरी बात कुछ और है। और क्या? मैं पुरुष हूं, स्वस्थ और सबल। अचला मुस्कुराई। बड़े स्वस्थ और सबल। मैं कौन कम हूं? वह तो मैं जानता हूं। राजन के स्वर से चौंक अचला उसे अविश्वास से देखती रह गई। फिर वह मुड़ी और घर की ओर चलने लगी। बस इतने से डर गई? देख लिया तुम्हारा साहस, राजन ने हंसकर कहा।
अचला ने पाया वातावरण का तनाव अचानक ही कम हो गया है। चैलेंज कर रहे हैं, चलिए उस खंबे तक चलेंगे, चलो। हवा का वेग अचानक ही बढ़ गया। अचला की शॉल का कोना बार बार उड़ने लगा। उसकी धोती बार बार पैरों में उलझने लगी। सड़क पर अंधेरा सा था। कभी कभी कोई मोटर या टैक्सी निकल जाती। बिजली के खंभे तक पहुंचते पहुंचते अचला थक गई। दिन में पेड़ के नीचे एक लड़का साइकिलों की मरम्मत किया करता था। इस वक्त भी उसकी बेंच रखी थी और पेड़ के नीचे होने के कारण अपेक्षाकृत सूखी थी। अचला उसी पर बैठ गई। राजन ने उस बेंच को दृढ़ रखने के लिए अपना पैर उठाकर रख लिया। कुछ दूर खंबे का प्रकाश अचला के भीगे मुंह पर पड़ रहा था। अचला अपना मुंह पोंछने लगी। राजन ने देखा उसके पीले गालों पर झुकी पलकें और बरौनियों की वक्र पंक्ति, उसके चेहरे की आर्द्र स्निग्धता। एक बात कहूं अचला? कहिए। उसने आंखें ऊपर कर राजन को देखा। तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम सुंदर हो? अचला ने उसकी आंखों में जो पाया उससे वह स्तब्ध मौन रह गई। तुम सुंदर हो अचला, बहुत सुंदर, राजन ने कहा। उसकी प्रतिध्वनि सा एक दूसरा कंठ कह उठा, नीलू, मुझे प्यार भी मिला तो तुम्हारी सी सुंदर लड़की का। अचला ने ओठ भींच लिए। राजन ने एक बहुत सुंदर क्षण के जादू को तोड़ दिया था। अचला राजन की आंखों के भाव पहचान रही है। धुली पत्तियों से फिसलकर बूंदें उस पर टपक जाती हैं। अचला के मन में कुछ चक्कर काटने लगता है। पानी में भीगी चमकती सड़क, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं, सिर्फ वह और राजन। और तब नीलू ने जो कुछ भी उसके साथ किया, उसकी पीड़ा अचानक मिट गई। वह नीलू से बहुत बड़ी, बहुत ऊपर हो गई। वह मुक्त हो गई है उस शाप से, उस कचोट के बंधन से, क्योंकि राजन की आंखों ने उससे कहा है कि वह सचमुच सुंदर है। राजन की स्थिर अचंचल दृष्टि से अचला की आंखें बंद कर रह गईं। पारिजात पुष्पों सा कोमल सुवासित बूंदें उस पर झरती रहीं। राजन की हथेलियां ठंडी हैं। अचला का शरीर उस स्पर्श से थरथराने लगता है। उसकी झिझकती उंगलियां आगे बढ़कर उसके माथे का दाग छूती हैं। अचला, राजन का रुद्ध कंठ उसे पुकारता है। और मैंने सोचा था कि मैं मर चुकी हूँ। अचला के मन में यह विचार कौंध गया। अचानक ही जब राजन उसके इतना निकट था, उसके आगे दो आंसू भरी आंखें आ गईं। उसे लगा कि बांसों की चुभीली पत्तियों पर लेटकर कोई अभी अभी रोया है। उसकी सिसकियां अब भी वातावरण में भटक रही हैं। असीम सुख के उस क्षण में भी अचला ने स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया है कि इस मोह बंध को तोड़कर उसे जाना ही है, क्योंकि वे भीगी आंखें उसकी अपनी ही हैं। धन्यवाद। अगर आपको मुझसे ये कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस शेयर करें।